हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ सेट्स के टाइप्स डिस्कस किए थे। ठीक है, और इसमें मैंने सेट्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर की थी कि बेटा अगर सबसेट्स हो तो सबसेट्स की कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, प्रॉपर सबसेट हो तो कंडीशन कौन सी होगी, प्रॉपर सबसेट हो तो कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स के ऑपरेशंस। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पढ़ा था कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स, तो कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ द सेट्स, यानी सेट्स के कितने एलिमेंट्स हैं। अगर सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे तो कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी, अगर सेट्स के एलिमेंट्स 3 है तो कार्डिनलिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कार्डिनलिटी और सबसेट्स का यूज़ हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स में करेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, हर लेक्चर में मैं आपको यही बोलूँगा कि बेटा अपने पास नोटबुक लाजमी रखिएगा, ताकि मैं जैसे जैसे डेफिनेशन आपको समझाता जाऊँ, या कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी डेफिनेशंस, तो वो डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। आप अपने नोट कॉपी पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सेट्स की ऑपरेशंस, अब इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, अब यूनियन ऑफ 2 सेट्स का मतलब ये होता है कि राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स विदाउट रिपीटेशन। मतलब अगर ए यूनियन बी कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखने हैं, बट रिपीटेशन नहीं करनी। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था सेट की डेफिनेशन में कि रिपीटेशन सेट्स में होती नहीं, अगर सेट्स में रिपीटेशन हो गई तो वो सेट नहीं कहलाता। तो इसकी वजह से और ए यूनियन बी हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी को। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अगर ए सेट है ए बी सी और बी सेट है सी डी, अगर मैं आपसे बोलूँ इन दोनों का यूनियन करें, तो जैसे आप यूनियन करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी क्या है, दोनों में सेम है, तो वो मैंने एक बार लिखा है क्योंकि हम रिपीटेशन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैंने रिपीटेशन करी, सी 2 बार लिख दिया, तो क्या होगा कि सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन नहीं होती, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ए यूनियन बी का आंसर ए बी सी डी होगा और बी यूनियन ए का आंसर ए बी सी डी होगा। तो इसका मतलब अगर ए यूनियन बी का आंसर बी यूनियन ए के आंसर बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ यूनियन ऑफ 2 सेट्स में होल्ड करता है। ठीक है, तो ये आप अपने पास लिख दीजिएगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन सेट्स होते हैं। अगर 3 सेट्स गिवन है, ए यूनियन बी यानी ए बी सी 3 सेट्स हैं, तो अगर आप पहले 2 सेट्स का ए यूनियन बी करें, उसके आंसर को आप यूनियन सी करें, या पहले आप बी यूनियन सी करें, उसको यूनियन करें ए के साथ, तो दोनों का आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ यूनियन ऑफ 2 सेट्स में होल्ड करता है। ठीक है, और एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अब इसमें एग्जांपल ये है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए सेट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ बी सेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी सेट से कम है, और ए सबसेट है बी का, और ए क्या है, बी का सबसेट है, तो बताओ ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा। तो बेटा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोचें समझें। पहले क्या लिखा हुआ है, ए का ऑर्डर बी से कम है, इसका मतलब ये है कि ए के एलिमेंट कम है, बी के एलिमेंट ज्यादा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो अगर ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी में आंसर बड़ा आता है, बड़ा सेट आता है। तो ए सबसेट है बी का, इट मींस बी जो है लार्जर सेट है और ए जो है सिमिलर सेट है। अगर आप ए यूनियन बी करेंगे तो क्या ए आंसर आएगा या बी आंसर आएगा। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा बी सेट। अब बी सेट क्यों आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ए का ऑर्डर बी से कम है और ए सबसेट है बी का, तो इट मींस बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है। अगर दोनों का आप यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, आप दोबारा इस पे सोचिएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब बाकी जो इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी एमसीक्यूज होंगे, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस टाइप के, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखें, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में करते हैं राइट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। ठीक है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हम कंबाइन करके लिखते हैं, और इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। ओके, इसको आप ऐसे तरीके से यानी मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अगर एक एग्जांपल लें, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 3 4। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें तो आप एग्जैक्टली दे सकते हैं, इसमें एलिमेंट्स जो सेम है वो 2 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 3 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ए इंटरसेक्शन बी नहीं, बी इंटरसेक्शन ए करो, तो भी आंसर क्या आएगा, 2 3 आएगा, क्योंकि 2 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर 2 3 और बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर 2 3 आएगा।
तो इट मीन्स अगर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A हो गया तो इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब A इंटरसेक्शन B का आंसर B इंटरसेक्शन A के आंसर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, मगर इसका मतलब ये है कि अगर B इंटरसेक्शन C करके फिर इंटरसेक्शन A करें या A इंटरसेक्शन B करें इंटरसेक्शन C करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों होल्ड करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में। ठीक है, अब इसमें आप मैथमेटिकली इंटरसेक्शन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ये देखें ना, A इंटरसेक्शन B का जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के भी एलिमेंट्स हैं और B के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना मैथमेटिकली, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अब इसमें यह है कि A यूनियन B का आंसर जो भी आएगा वो A के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और B के भी एलिमेंट हो सकते हैं, या तो दोनों के हो सकते हैं। और यूनियन में हम ऐसा ही करते हैं ना, A B C D जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये A B किसके एलिमेंट्स हैं, A सेट के एलिमेंट्स हैं, और ये D किसका एलिमेंट है, B का एलिमेंट है। तो A यूनियन B का आंसर जो आएगा वो सारे एलिमेंट्स या तो A के होंगे या तो B के होंगे या तो दोनों के होंगे, यूनियन में ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन में ये होगा कि A इंटरसेक्शन B का जो भी आंसर आएगा वो आंसर दोनों में होगा, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन B में वो A के भी होंगे और B के भी होंगे, क्योंकि दोनों में हम कॉमन लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो इसकी वजह से मैंने मैथमेटिकली लिखा है, ये भी आपको याद होना चाहिए, चाहे यूनियन का हो चाहे इंटरसेक्शन का हो, ये डायरेक्ट ही आ जाता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो याद करें आप, A इंटरसेक्शन B याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, समझने की चीज है कि A इंटरसेक्शन B का आंसर जो आएगा वो X जो होगा वो A से भी बिलोंग करेगा एंड X जो होगा वो B से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो दोनों से ही बिलोंग करेगा, तभी तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब एक एमसीक्यूज देखें। अब एक क्वेश्चन है कि इफ ऑर्डर ऑफ A इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ B, तो एक बात क्लियर हो गई कि A के ज्यादा एलिमेंट्स है B के एलिमेंट्स है। ठीक है, तभी तो ऑर्डर ज्यादा है, एंड A सबसेट है B का और A B का सबसेट है, तो मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं, A के सारे एलिमेंट सॉरी ये क्या होगा, छोटा होगा। ओके, ये लेस देन होगा, अगर लेस देन होगा तभी तो ये कंडीशन प्रूफ होगी ना। अगर A के एलिमेंट्स जो हैं वो B से क्या है, कम है, A के सारे एलिमेंट्स क्या है, B से कम है, तो A सबसेट है B का और A के सारे एलिमेंट किस में है, B में है। तो अब बताओ A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या आएगा। तो बेटा सबसे पहले देखें, अगर इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन में हमेशा आंसर छोटा आता है। क्या आता है, छोटा आता है। अगर आप देखें यहाँ से तो इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3, तो A इंटरसेक्शन B जब हमने किया तो इसमें वो एलिमेंट्स आए जो दोनों में कॉमन थे। क्या थे दोनों में, कॉमन एलिमेंट्स। अगर A सबसेट है B का, इट मींस A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो A के अगर सारे एलिमेंट B में हैं तो इंटरसेक्शन में A सेट ही आएगा, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स तो A के ही एलिमेंट्स होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B का आंसर A ही आएगा। अब मैं एग्जांपल करवाता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सपोज करें कि ये A सेट मैंने लिखा है, इसमें एलिमेंट्स मैंने रखे 1 2 3, ठीक है, और B के मैंने एलिमेंट्स रखे 1 2 3 एंड 4। अब आप इजीली देख सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, मतलब A सबसेट है B का। अगर A सबसेट है B का, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में A के ही एलिमेंट्स आएंगे। किसके एलिमेंट्स आएंगे, A के ही आएंगे, तो उसकी वजह से A इंटरसेक्शन B का आंसर A ही आएगा। अगर A यूनियन की बात करी जाए, अगर A यूनियन की बात करी जाए तो आप बताओ A यूनियन B का आंसर क्या आएगा। अब इन दोनों का आप क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। जब आप यूनियन करेंगे तो आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा, तो B सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको समझने हैं। सही है। अब इसमें कुछ दो कंडीशंस हैं कि अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट हो गया, ठीक है। अब नल सेट आने का मकसद ये है कि A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो A इंटरसेक्शन B नल सेट हो जाएगा। अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट है तो हम ये कहेंगे कि सेट्स दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगर सेट्स डिसजॉइंट हो गए तो इसका सिंपल मकसद ये है कि दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, नल सेट होगी। अगर दोनों की इंटरसेक्शन नल सेट है वो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। ओके, अगर दोनों की इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आ रही, मतलब A भी नल सेट नहीं है B भी नल सेट नहीं है, तब भी दोनों की इंटरसेक्शन नल सेट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्या कहेंगे हम उसे, ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक एग्जांपल कर लें कि जैसे अगर देखें मैंने A सेट लिया 1 2, क्या लिया 1 2, और B सेट मैंने लिया 4 एंड 5, ठीक है। अगर आप अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, A सेट के 1 2 एलिमेंट्स, B सेट 4 5 एलिमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट आ जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है। इट मींस ये दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अगर नल सेट नहीं आया, सपोज यहाँ पे होता
यहाँ पे अगर 2 5 होता, क्या होता 2 5 होता, तो A इंटरसेक्शन B का आंसर 2 आ जाता। तो अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट नहीं आ रहा तो फिर दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएंगे। अगर दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद करनी है। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी एमसीक्यूज होंगे, मैं लास्ट लेक्चर में शेयर कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। अब थर्ड नंबर जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बेटा देखें, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो ये लिखेंगे A डिफरेंस B, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दोनों वेज हैं, इस दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं डिफरेंस को। ओके, अब इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर लिखा हुआ है A डिफरेंस B, तो इसका मतलब ये है कि A के वो एलिमेंट लिखो जो B में नहीं है, A के वो सारे एलिमेंट्स लिखो जो B में नहीं है। अब यही बात मैंने इंग्लिश में लिखी है, राइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A फ्रॉम सेट B, यानी सेट A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट B में ना हो। तो इसका मतलब ये है कि A माइनस B है या A डिफरेंस B है। ओके, अगर मैंने लिखा B माइनस A, ठीक है, तो राइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट B फ्रॉम सेट A, तो फिर सेट B के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में ना हो। समझ में आ रही है बात? तो इसका सिंपल मकसद ये है कि A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर के बराबर नहीं आएगा। सिंपल ये है कि A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर A माइनस B है, अगर A माइनस B है तो इसका मतलब क्या है कि A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो B में ना हो। तो मतलब A माइनस B का जो आंसर आएगा उसमें सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो A से बिलोंग करेंगे, B से बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि A माइनस B में A के एलिमेंट्स आएंगे। समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अब देखें, अगर B माइनस A है तो इसका मतलब ये है कि B के एलिमेंट्स आएंगे और A के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो ये मैंने लिखा है कि X जो होगा, यानी X जो भी इसका आंसर आएगा वो A से बिलोंग नहीं करेगा, वो सारे एलिमेंट्स B के ही होंगे, A के नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? अब छोटा सा एग्जाम्पल देखें, अगर मैंने लिखा है A सेट है 1 2 3 और B सेट है 3 4 5, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी A माइनस B करें, A डिफरेंस B करें, तो A के वो एलिमेंट्स लिखें जो B में ना हो। इसका मतलब ये है A के वो एलिमेंट्स लिखें जो B में ना हो। तो आप देख सकते हैं A के कौन से एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है, तो ये 1 एक ऐसा 1 और 2 एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है। तो इसका मतलब A माइनस B का आंसर 1 2 आएगा। अगर मैं B माइनस A की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि B के वो एलिमेंट्स लिखो जो A में नहीं है। तो B के वो एलिमेंट्स, तो B के कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 और 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और 5। तो सिंपल बात का मकसद ये है कि जो मैं बोलना चाहता हूं कि A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर का B बराबर नहीं आएगा। ठीक है, A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। और बराबर कब आ सकता है, बराबर कब आ सकता है, ये बात अपने पास लिख लें, नोट कर लें अपने कॉपी पे कि A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर के बराबर नहीं आएगा वैसे। और कब आएगा, जब ये दो कंडीशंस हो। पहली कंडीशन A इक्वल टू B हो, दूसरी कंडीशन ये है कि A भी नल सेट हो और B भी नल सेट हो। अगर ये दो कंडीशंस हो गई तो फिर ये कंडीशन फॉलो होगी, A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर के बराबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अगर A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर के बराबर आ रहा है तो उसका मकसद ये है कि A और B दोनों इक्वल है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सोचें, अगर A और B दोनों इक्वल हो गए तो A माइनस B नल सेट हो जाएगा और B माइनस A भी नल सेट हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों ही नल सेट है तो नल सेट डिफरेंस नल सेट तभी नल सेट आएगा। तो इस कंडीशन पे ये आंसर वैलिड होगा, यानी ये कंडीशन फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर सकता है, अदरवाइज नहीं करता। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें फोर्थ ऑपरेशन है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करें। एक होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दूसरा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, पहले तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा हुआ है A सिमेट्रिक डिफरेंस B। ओके, उम्मीद है कि कैमरा में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं A सिमेट्रिक डिफरेंस B फाइंड करो, तो इसका मकसद ये है सिंपली कि राइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। दोनों सेट्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो ही आपको लिखने हैं। ठीक है, तो मतलब A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में ना हो और B के वो सारे एलिमेंट्स जो A में ना हो, मतलब दोनों के डिफरेंट एलिमेंट्स लिखने हैं। ओके, तो एग्जाम्पल एक छोटा सा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। A सेट है 3 4 5, B सेट है 1 2 3। अगर मैं आपसे बोलूं A सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालो, तो आप क्या करेंगे, दोनों सेट्स के डिफरेंट एलिमेंट लिखेंगे। तो आप सिंपल देखिए, A के वो एलिमेंट्स लिखें जो B में नहीं है, तो ये 4 5 है, 4 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है। और B के ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो A में नहीं है, तो वो 1 2 है, 1 2 एक ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों में। तो इसका मकसद ये है कि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखते। ठीक है, और ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस में हम दोनों सेट्स के अनकॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी नॉन कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखते। ठीक है, तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B का आंसर क्या आएगा, 1 2 4 5, 1 2 4 5। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 1 2 4 5 लिखें, 4 5 1 2 लिखें, नो इशू।
आंसर सेम ही है, बात सेम ही है। ओके, अगर मैं बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए की बात करूं तब भी आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर ही सेम ही आएगा। तो इसका मकसद ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए आ जाएगा, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए आ जाएगा। ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ सिमेट्रिक डिफरेंस में होल्ड करता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में होल्ड नहीं करता। और कब करता है मैंने कंडीशन बता दिया, और कंडीशन लिख दीजिएगा अपने कॉपी पे। ओके, अब एक एग्जांपल देखें छोटा सा। अब एग्जांपल देखें। अब एग्जांपल ये है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, उम्मीद है कि आपने टाइप्स ऑफ सेट्स का लेक्चर अच्छे से देखा होगा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा अगर आप टाइप्स ऑफ सेट्स का लेक्चर अच्छे से नहीं देखा तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, थोड़ी सी हार्ड लगेंगी। अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से लिखा है अपनी कॉपी पे, तो ये बिल्कुल ईजी चीज़ें होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। ओके, क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो आप समझ गए होंगे कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका सिंपल मकसद ये है कि ए इज इक्वल टू बी है। क्या है? ए इज इक्वल टू बी है। अगर ए इक्वल टू बी है तो बताओ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा। अब देखें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में हम दोनों सेट्स के नॉन कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर ए इक्वल टू बी है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो गए, तो सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर क्या आएगा? नल सेट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए की बात करूं तो भी आंसर क्या आएगा? नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों सेट्स इक्वल है। अगर दोनों सेट्स इक्वल है तो ए माइनस बी का आंसर भी, डिफरेंस बी का आंसर भी नल सेट आ जाएगा, और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए का भी आंसर नल सेट आ जाएगा। मैंने कंडीशन आपको यहां पे समझा दी थी कि ए सिमेट्रिक बी का आंसर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के आंसर के बराबर तब आएगा, यानी ए डिफरेंस बी का आंसर बी डिफरेंस ए के आंसर के बराबर कब आएगा? जब ए इक्वल टू बी हो या दोनों सेट्स ही नल सेट हो। तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, चारों चीजें आपसे क्लियर होनी चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया टाइप्स ऑफ सेट्स आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखिए अपनी कॉपी पे। ओके, और अच्छे से रिवाइज करते जाएं। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वीक में 2 या 3 लेक्चर ऐसे प्रोवाइड करूँ जिसमें हम कंप्लीट लेक्चर ही कवर कर लें, कंप्लीट चैप्टर कवर कर लें। ठीक है, आगे देखें। इसकी 2 कंडीशन होती है सिमेट्रिक डिफरेंस की, 2 प्रॉपर्टी समझ लें, कंडीशन समझ लें, जो भी समझ लें, बट पढ़ें और याद करें। ओके, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ सकता है। मतलब अगर 2 सेट्स आपको गिवन है तो दोनों का पहले यूनियन करें, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन करें, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के आंसर के बराबर आ जाएगा। आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी 2 सेट्स लें उस पर आप ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं खुद भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है तो इसका आंसर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर आ सकता है। मतलब पहले आप ए माइनस बी करें, उसके बाद आप बी माइनस ए करें और दोनों का यूनियन कर देंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन था, 4th नंबर ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस। अब कुछ और ऑप्शंस हैं यानी ऑपरेशंस हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको कंप्लीट लेक्चर जो है ऑपरेशंस का एक ही साथ मिल जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम जो नेक्स्ट ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट हो गया या यूनिवर्सल सेट हो गया या इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहले तो हम यूनिवर्सल सेट को समझें कि यूनिवर्सल सेट क्या है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट में यूज़ होगा। तो यूनिवर्सल सेट का मकसद ये है कि अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे बाकी जितने भी सेट्स होंगे उनके सारे एलिमेंट्स उस सेट में कंबाइन हो जाएंगे, उस सेट में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन होती है, अ सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो ऐसा सेट जो बाकी डिफरेंट सेट्स का क्या हो? सुपर सेट हो। सुपर सेट का मतलब ये होता है कि जो सब सेट से सारे जो सेट्स होंगे उनसे बड़ा सेट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपर सेट हो। ठीक है, तो ऐसा सेट जो बाकी गिवन सेट्स का सुपर सेट हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? या तो हम यू से ऐसे डिनोट करते हैं, यू लिखा हुआ है तो मतलब यूनिवर्सल सेट है, या कभी कभी एक्स से भी लिखा हुआ होता है, एक्स लिखा हुआ होगा तभी आपका यूनिवर्सल सेट, या ये सिंबल यूज होती है एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन से भी हम यूनिवर्सल सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ये 3 सिंबल्स यूज होती हैं ज़्यादातर यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करने के लिए। अब इसमें 5th नंबर जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट का मकसद ये होता है कि अगर आपसे लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट या ए पावर सी, तो इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। ए पावर सी है या ए के ऊपर प्राइम है तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो इसका मकसद ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सेपरेट करो, डिफरेंस करो। अगर बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट को उस सेट से
डिफाइन कर दो, ठीक है, डिफरेंस कर दो उन दोनों सेट्स का। ओके, अब इसमें ये होता है कि अगर u माइनस ए है तो इसका मतलब मैंने डिफरेंस में आपको क्या बताया कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दूसरे वाले सेट में ना हो। अगर u माइनस ए है तो इसका मतलब ये है कि एक u के ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो a में ना हो। तो सिंपल मकसद ये है कि u से a सेट को हटा दो, u से a सेट को हटा दो, इसका मतलब ये होता है a कॉम्प्लीमेंट। अगर u से b सेट को हटा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसे आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट का मकसद ये होता है कि x सच दैट x के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो u से बिलोंग करेंगे एंड वो एलिमेंट्स a से बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं। अगर u सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 एंड a सेट है 1 2 3, अगर आप a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये u माइनस a, तो u में से a सेट को हटा दो। अगर u से a सेट को हटाएंगे तो 4 5 6 आएगा इसका आंसर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके कुछ लॉज होते हैं, इन लॉज को आप अच्छे तरीके से समझें। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने ए सेट का कॉम्प्लीमेंट किया फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो खुद सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खुद सेट आ जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि खुद सेट आ जाएगा। ओके, ये आप याद रखिएगा। अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मकसद ये है कि यूनिवर्सल सेट में से नल सेट को हटा दो। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट होता है तो यूनिवर्सल सेट को ए से हटा दो। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट से नल सेट को हटा देंगे तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, u का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का खुद का कॉम्प्लीमेंट करें। तो इसका मकसद ये है कि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को हटा दो। अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को हटा देंगे तो आंसर क्या बचेगा, नल सेट बचेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और बिल्कुल ईजी है। एमसीक्यूज में ज़्यादातर इनमें से कोई भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी देखें। अगर ए यूनियन नल सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो बेटा आप देखें, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया यूनिवर्सल सेट। अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे, ए का यूनियन करें यूनिवर्सल सेट के साथ, तो अगर दोनों का आप यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट वन देखें, अगर ए इंटरसेक्शन ए है, अगर दो सेम सेट्स हैं, अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये नेम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखें, अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है तो बेटा अगर देखें ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मकसद ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर जो आएगा हमेशा वो यू सेट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे यू होगा। अगर ए यूनियन यू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि यानी यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और इस लॉ को, इस आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। ये आपको याद होने चाहिए नेम्स जो मैंने आइडेंटिफाई करके दिए हैं, हाईलाइट करके रखे हैं, आपको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिखने हैं। ओके, आगे देखें, फाइव सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा थोड़ा सोचें, फाइव सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव सेट। और दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, समझ में आ रही है चीज़ें। आगे वाला देखें, अगर ए यूनियन नल सेट है, ए का यूनियन करेंगे नल सेट के साथ तो आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि यूनियन की बात हो रही है। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। सही है, ये आप अपने पास लिख दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ जो भी टेस्ट होगी इसमें से क्वेश्चन में निकालूंगा और आपको वो टेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर म्यूट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हो गए या इसमें से कोई भी कंडीशन आ जाती है तो याद होने चाहिए आपको। ओके, अगर ए इंटरसेक्शन नल सेट है, ए का इंटरसेक्शन नल से सर्च करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो गया ना। ए सेट, अगर कोई भी एलिमेंट होंगे ए सेट में तो आगे तो नल सेट है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वैसे भी आंसर नल सेट आ जाएगा। ओके, अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, ए सेट का इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट के साथ तो इसका मकसद ये है कि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स रखता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। समझ में आ रही है बातें। ओके, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ की दोनों कंडीशंस आपको रटी हुई होनी चाहिए। ओके, पहली कंडीशन क्या है, अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मकसद ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी करके कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। दोनों कंडीशन हैं आपको याद होनी चाहिए। इसके ऊपर आप स्टार लगा दें अपनी कॉपी पर, जितने ज़्यादा स्टार लगाएंगे उतनी चीज़ें आपको याद होंगी। ओके, ऐसा नहीं है, याद करें। आगे देखें, अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट,
ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसे डी मॉर्गन लॉ की कंडीशन के थ्रू ओपन करेंगे तो इसका मकसद ये होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट, अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर यूनियन होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। मैंने डी मॉर्गन लॉ के थ्रू ओपन किया है तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर तो यू आता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो नल सेट आता है, और दोनों का आप यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन विथ नल सेट, तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओके, आगे चले। ए यूनियन यू यानी ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन, तो खुद यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ओके, और इसे हम कहते हैं डोमिनेशन लॉ। क्या कहते हैं इसे, डोमिनेशन लॉ कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन नल सेट, तो ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ। ओके, और इसे भी हम डोमिनेशन लॉ कहते हैं। ये नेम्स आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स है। ओके, अब ये जो लॉ है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी करें, उसका यूनियन ए के साथ करेंगे, तो अगर आंसर ए आ रहा है, अगर ए यूनियन बी करके उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कर रहे हैं और आंसर ए आ रहा है, तो इस लॉ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये आपकी आइडेंटिटीज थी, कंप्लीट ऑपरेशंस थी। ठीक है, अब ये 2 लेक्चर्स हो गए, सेट्स के टाइप्स, सेट्स के ऑपरेशंस। मैंने कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए वीडियो लेक्चर्स में। ओके, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मेहरान का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो आते हैं सेट्स के, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और बाकी एक लेक्चर होगा जिसमें हम इस सारे चैप्टर्स के MCQ डिस्कस करेंगे, और वो भी लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 1 वीक में। ठीक है, और हमारी स्पीड यही रहेगी, 1 वीक में एक चैप्टर को कंप्लीट करना। सही है, और इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा जिसमें हम 30 या 40 MCQs डिस्कस करेंगे, और उसी में से ही आपकी वीकली टेस्ट होगी जो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।